तो मैं हूं देवांश प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉपिक अपना जो है ब्लैक फंगस के बारे में। आज इसको हम कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं ब्लैक फंगस या इसका दूसरा नाम है, ठीक है, जो मेडिकली टर्म है इसके लिए यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस, जिसके बारे में आजकल आप सुन रहे होंगे कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनको ये देखने को मिल रहा है उन पेशेंट्सों में। वैसे तो ये बहुत पुरानी डिजीज़ है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कोविड आया और ये कुछ नया ही कोई इन्फेक्शन आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो फंगस, ये जो बीमारी है, जो ब्लैक फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, ये बहुत पुरानी एक डिजीज़ है। लेकिन अभी क्या है, अचानक से ये जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, उनके अंदर ये क्या है देखने को मिल रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, उनकी आइज़ ख़राब हो रही है, विज़न ख़राब हो जा रहा है, कई लोगों में आइज़ निकालनी पड़ रही है, ठीक है। तो इससे भी कई लोग जो हैं घबराए हुए हैं कि हमको कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो ब्लैक फंगस है इसके बारे में हम थोड़ा आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैक फंगस क्या है, हमारा म्यूकरमाइकोसिस से होने वाली एक डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस जो क्या होता है, एक ब्लैक कलर की फंगस होती है। आपने देखा होगा आपके घरों में जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट है, खाने का है, अगर वो बहुत दिनों तक रखा रह जाता है या फ्रीज में रखा है या कहीं रखा है, वो सड़ गया, ठीक है, डीके होने लगा और वो सड़ गया, तो उसमें आप देखेंगे एक ब्लैक कलर की उसमें एक लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है? ब्लैक कलर का फंगस, और उसमें ब्लैकिश डॉट डॉट्स आने लगते हैं, ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। तो जो नॉर्मल फंगस जो आप घरों में देखते हैं अपने फूड प्रोडक्ट में, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें जो फंगस लगता है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, म्यूकरमाइकोसिस। वही ब्लैक फंगस जो आप वर्षों से देख रहे हैं, सालों से घरों में देख रहे हैं, वही वो फंगस जो है आप क्या हो रहा है, इनफैक्ट अगर बॉडी में कट जाए तो क्या हो सकता है, वो बहुत ही जानलेवा भी हो सकता है। वैसे जनरली क्या होता है कि ये हमारी जो एयर होती है, एयर में सॉइल है, मिट्टी है, धूल है, उसमें ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी हमारी कोई इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हमारी बॉडी पे क्या होता है, अटैक नहीं कर पाती है, ठीक है। जैसे बॉडी में वो एंटर करेगा, हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, उसको मार देती है, उसको बॉडी से बाहर कर देती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कोविड पेशेंट है उसमें क्या हो रहा है कि अब आप देख रहे होंगे कि जैसे गाइडलाइन में आया कि कोविड में स्टेरॉइड का यूज़ करना, ठीक है, फ़ायदेमंद हो रहा है। मतलब जो डैमेज हो रहा है लंग को, उसमें काफ़ी उनको फ़ायदा हो रहा है, बच जा रहे हैं उनके लंग्स। तो उसको देखते हुए क्या हो रहा है, कई लोग क्या हो रहे हैं, अंधाधुंध बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, पहले ही दिन से, इवन कि वैसे गाइडलाइन है कि कोविड होने के 5 से 7वें दिन के बाद आप स्टेरॉइड का यूज़ करें। लेकिन कुछ लोग क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं सेल्फ, अपने आप ही, बिना डॉक्टर की सलाह के। तो उसके वजह से क्या होता है, जो स्टेरॉइड होते हैं हमारे, वो इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर दे रहे हैं। तो उसके वजह से जब इम्यूनिटी हमारी सप्रेस हो जा रही है तो हमारे घर में मौजूद, जो सालों से मौजूद जो हमारा फंगस है, जो हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, वही हम पे हावी हो जा रहा है, हम पे अटैक कर दे रहा है, और वही हमारे लिए एक डेडली फंगस साबित हो रहा है या मौत का कारण साबित हो रहा है लोगों के लिए। और ये एक तो होती नहीं है, बहुत ही रेयर डिजीज़ होती है, लेकिन हो जाए तो इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो लगभग 80% पेशेंट इसमें डेथ कर जाते हैं। अगर वो आपके लंग्स में हो गया, हार्ट में हो गया, तो डेथ होने के पूरे इसमें चांस होते हैं। बाकी अगर आपके आइज़ में है, ठीक है, तो वैसे उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपका आई वगैरह निकाल के सर्जरी करके उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये एक रेयर डिजीज़ है और डेडली फंगल इन्फेक्शन। एक तो ये रेयर है, बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन हो गई तो क्या है, डेडली साबित हो सकती है। अब ये कहाँ हो सकता है, देखिए हमारे ब्रेन में हो सकता है, हमारे जो साइनोसिस होते हैं, जो यहाँ पे हमारे साइनोसिस होते हैं, यहाँ पे गड्ढे होते हैं जहाँ एयर भरी होती है, उसमें हो सकता है, ठीक है। हमारी आइज़ के अंदर हो सकता है, माउथ में हो सकता है, हार्ट के पास हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, हाँ, इंटेस्टाइन में हो सकता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन हमारे कहीं भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, अगर ये साइनस अब ब्रेन में होगा तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा इसमें सिम्टम क्या आएंगे कि वन साइडेड फेस आपका क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। क्या करेगा, एक साइड का जो फेस है वो स्वेल करेगा इसमें, ठीक है, इसमें स्वेल कर जाएगा। और ऐसा लगेगा आपको कि वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होगी, जैसे कि एक साइड का एरिया जो है आपका क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, ऐसा कुछ आपको फील होगा, ठीक है। दूसरा है, इसमें हेडेक होगा, फीवर होगा। ये दो चीज़ें आपको जिसमें देखने को मिलेगी। और आपको ऐसा हो सकता है आइज़ में कई लोगों की क्या स्वेलिंग आ रही है, तो वो भी डर रहे हैं कि कहीं हमें तो नहीं हो जाएगा ये ब्लैक फंगस, ठीक है।
फिर है पल्मोनरी। अगर पल्मोनरी लंग्स में अगर आपके ये फैल गया है, ठीक है, तो आपको फीवर हो सकता है, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये इसके सिम्टम जो है फीवर, कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये क्या है हमारे पल्मोनरी लंग्स में अगर हमारे ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है तो ये देखने को मिल रहा है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है, अगर हमारे आंतों में हो जाए, ये इंटेस्टाइन में हो जाए तो उसमें एब्डोमिनल पेन है देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके साथ आपको नोजिया, वॉमिटिंग होगी और जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। जीआई ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, आपको स्टूल पास करते हुए ब्लीड हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो ये कुछ इसके लक्षण है। वैसे इन लक्षणों, ये कई और चीज़ के भी लक्षण होते हैं, लेकिन इसमें भी ये क्या है, कुछ सिम्टम आते हैं, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर इसमें क्या है कि किन किन लोगों का हो सकता है। आप पोस्ट कोविड में भी ये हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, स्टेरॉइड के यूज से ज़्यादातर हम देख रहे हैं, स्टेरॉइड के यूज से है, जिसे डायबिटीज़ है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन रिस्क फैक्टर है लो इम्यूनो रिस्पॉन्स। जो अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, जैसे HIV में हो जाता है, तो उसको एक रिस्क रहता है कि हाँ ये हो सकता है, आपको ब्लैक फंगस हो सकता है, आपको बचने की आवश्यकता है, आपको प्रिकॉशन रखने की इसमें आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा है डायबिटिक पेशेंट। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल चल रही है, 300 से ऊपर चल रही है, 300 के नीचे है 250 200 ओके, बट 300 से क्रॉस चल रही है, ऊपर जा रही है, और ऊपर से पेशेंट कोविड का है, स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, तो बहुत चांस है इसमें कि आपको ये ब्लैक फंगस पकड़ सकती है, ठीक है। तो ये इसमें लो इम्यूनिटी और डायबिटीज़ पेशेंट होगी, क्योंकि ब्लड शुगर वैसे भी अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो उसमें भी इम्यूनिटी वीक होती है, और बैक्टीरिया फंगस ग्रो में को भी हेल्प उसमें होती है, इसलिए जल्दी ग्रो करता है। HIV आपको पता ही है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, ठीक है। फिर इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिनका अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि मान लीजिए किसी का भी अभी हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो उसमें क्या होता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो जब दूसरा ऑर्गन लगाते हैं तो बॉडी एकदम से उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो क्या है, किसी दूसरे का ऑर्गन है, अपना बॉडी का तो है नहीं, तो उसे एक्सेप्ट करने में बॉडी को कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस पेशेंट को हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन देते हैं, जिससे कि उसे इम्यूनिटी उसकी लो हो जाए। ऐसी मेडिसिन उसकी चलती हैं जिससे इम्यूनिटी उसकी लो हो जाए। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, लो इम्यूनिटी है तो उस टाइम पे भी ये क्या है, ब्लैक फंगस उसको पकड़ सकती है, हो सकती है, ठीक है, म्यूकरमाइकोसिस को होने के चांस होते हैं। फिर स्टेरॉयडल यूज़, ये हावी डोज में, या तो कोई पेशेंट बहुत लंबे टाइम से स्टेरॉयड का यूज़ कर रहा है, या हाल ही में आपने देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का यूज़ कर रहे हैं उन्हें ये हो रहा है। फिर है कैंसर, क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट हैं उनमें सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, तो उसके लिए भी उसमें हम क्या करते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग देते हैं, इससे इम्यूनो सप्रेसर ड्रग देते हैं, इससे इम्यूनिटी उसकी लो हो जाए। तो ये हमारे जो है रिस्क फैक्टर रहेंगे इसके अंदर कि इन पेशेंट में क्या है, इसके चांस है। बाकी तो लगभग सभी सेफ हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है कि ये सभी को होता है, बहुत ही रेयर डिजीज़ है, लेकिन इन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन्हें थोड़ा सा अपना ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी चीज़ एक और बता दूंगा आपको कि जैसे जो फंगस है वो नमी में ज़्यादा, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है। तो इस टाइम जैसे कि अगर आपको ये जो फैक्टर है, रिस्क फैक्टर में से है, तो अभी जैसे गर्मियों का मौसम है तो इस टाइम पर आप कूलर वगैरह का यूज़ अगर कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि अगर इसका यूज़ करेंगे तो जैसे कि कूलर वगैरह जब होता है तो उसमें आप एयर जो है वाटर से होके गुजरती है, तो क्या होता है उसमें नमी और ह्यूमिडिटी जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है, उसकी वजह से फंगस ग्रोथ के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो उसमें आप एयर प्योरीफायर का यूज़ कर सकते हैं, रूम के अंदर AC का यूज़ कर सकते हैं, और कूलर का यूज़ इस टाइम अगर रिस्क फैक्टर है आपको तो ये आपके लिए हार्मफुल रहेगा, ठीक है। फिर डायग्नोसिस की बात है कि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हाँ जी ब्लैक फंगस है कि नहीं है। तो उसमें CT स्कैन ब्रेन में अगर आपके है, ठीक है, तो CT स्कैन आप करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं। लंग्स में अगर आपको लग रहा है, इंटेस्टाइन में लग रहा है, तो उसमें CT स्कैन में क्लियर हो जाएगा, या फिर बायोप्सी में एक छोटा सा पार्ट लेंगे, कट करेंगे अंदर का एक टिश्यू का पीस, फिर उसकी जांच होगी, उसमें फंगस को देखेंगे, फिर उसको ग्रो करा सकते हैं, उस फंगस को कल्चर कराते हैं, उसका ग्रोथ कराते हैं, फिर उसकी जाँच करते हैं प्रॉपर कि जो फंगस है वो किस टाइप की फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस है या अदर टाइप की फंगस है, ठीक है, जो नॉर्मल होती है वो है। बाकी फ्लूइड का यूज़ भी कर सकते हैं, लंग्स के फ्लूइड है उसको लेके
उसका टेस्ट होता है प्रॉपर, उसकी जांच होती है, उसका कल्चर होता है, उसमें देखते हैं फंगस की वैरायटी देखते हैं, फिर ड्रग रेजिस्टेंस चेक भी होता है कि सेंसिटिविटी क्या है, ड्रग कौन सा उसमें वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्नोसिस इसका रहेगा। अब बात है ट्रीटमेंट की। देखिए, एक तो बहुत डेडली डिजीज़ है, एक तो उसका अगर आप बहुत जल्दी डायग्नोस कर लें तो बहुत बेटर रहेगा। जल्दी डायग्नोस होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करके पेशेंट को हम बचा सकते हैं। लेट हो जाए अगर इसमें तो फिर बहुत कम चांस होते हैं पेशेंट के। तो ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें इंजेक्शन जो चलता है मेनली एम्फोटेरासिन चलता है, एम्फोटेरासिन बी, ये इंजेक्शन इसमें चलता है। ठीक है, एम्फोटेरासिन बी 1 to 1.5 mg/kg/day इस अमाउंट में इसको दिया जाता है, ये इसकी डोज है। एम्फोटेरासिन बी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एंटी फंगल इंजेक्शन होता है ये। नॉर्मली जो फंगल इन्फेक्शन हमको होते हैं उसमें इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर है ना, जो क्रिटिकल कंडीशन हो गई, जैसे कि ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, तो उसी कंडीशन में एम्फोटेरासिन बी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसका यूज़ भी हम क्या है कि कोई पेशेंट ऐसा नहीं है कि अपने घर में यूज़ करेगा, सिर्फ ये जो पेशेंट एडमिट है डॉक्टर की मॉनिटरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो है कि हाँ बचा लेगा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, नेफ्रोटॉक्सिक। इसके लिए क्या है, आपको रेगुलर आपको इंजेक्शन अगर लग रहे हैं तो रेगुलर आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराने की ज़रूरत है, किडनी फेल भी कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही नेफ्रोटॉक्सिक होता है। उसके साथ साथ बॉडी से पोटाशियम को एकदम से यूरिन के साथ पोटेशियम एकदम लॉस कर देता है, तो बॉडी में एकदम पोटेशियम का बैलेंस ना बिगड़े, इसके लिए पहले आपको NS लगाएगा डॉक्टर। ठीक है, नॉर्मल सलाइन लगेगा 500 ml, हो सकता है उसमें डिजोल्व कर दे, तो NS लगाने के बाद पहले पोटेशियम का लेवल बैलेंस करके फिर आपको इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, फिर है पोसाकोना, ये पोसाकोनाजोल है इसमें फिर है। ठीक है, पोसाकोनाजोल का इसमें एक यूज़ होता है, एम्फोटेरासिन बी है। ठीक है, इसावोकोनाजोल है इसमें, ये दूसरी मेडिसिन है। तो ये 3 मेनली तो एम्फोटेरासिन और पोसाकोनाजोल जो है, ये 2 ही मेडिसिन से काम चल जाता है। ये 2 मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अपने हिसाब से, और आपको एडमिट होके इन इंजेक्शंस को आपको क्या होता है, लगवाना पड़ता है। तो ये है इसका ट्रीटमेंट। तो मेन तो इसमें यही रहेगा कि आपको अगर रिस्क फैक्टर दिखाई दे रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ है, आपको या आपने हाल ही में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज़ किया, तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और आप अपना TLC ज़रूर चेक करते रहिए। CBC कराते हैं आप, उसमें TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट आप देखते रहिए कि आपका TLC लेवल लो तो नहीं है। ठीक है, आपको कोविड हुआ, TLC लो हो गया, TLC बढ़ रहा, 5-7 डेज के बाद आपका TLC नॉर्मल रेंज पे आना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, यानी कि आपकी WBC जो इम्यून सिस्टम है रिस्पॉन्स करना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपका अगर TLC लेवल बना हुआ है, लो ल्यूकोसाइटोपिनिया आपको बना हुआ है, तो आप अपना एक बार CD4 काउंट, CD4 सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, और CD8 काउंट जो है आप अपना करा के एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये CD4 और CD8 जो काउंट है, इससे आपको पता लगेगा कि इम्यूनिटी ज़्यादा वीक हो गई है, रिस्पॉन्स कर रही है, नहीं कर रही है। उसके बाद फिर आपको ऐसे मेडिसिन भी दी जाएंगी जिससे आपको थोड़ा इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। तो यही इसके लिए इसमें ट्रीटमेंट रहता है। बाकी अगर किसी एरिया में मान लीजिए आई में फैल गया है और किसी ऑर्गन में फैल गया है, तो दूसरा ऑप्शन यही रहता है कि इसमें फिर सर्जरी करके उस पार्ट को पूरा का पूरा निकाला जाए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। आपके आइज़ में हो गया, जान बचानी आपकी ज़्यादा ज़रूरी है आइज़ से ज़्यादा, या तो आदमी मर ही जाएगा या उसकी आई निकाल के उसको बचा लिया जाए, यही इसमें ऑप्शन रह जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन किसके बारे में, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस के बारे में। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स जो भी हैं मेडिकल से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं अगर, तो उनको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो या कुछ कोई दिक्कत हो इसके अंदर, या कोई जानकारी आपको चाहिए हो, ठीक है, कुछ अधूरा रह गया हो या कुछ गलत हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।